यूनिट 7 शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेलों में चोटें। इस इकाई का अध्ययन पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित कार्य कर सकेंगे। शारीरिक फिटनेस के घटकों को निर्धारित करने वाले शारीरिक कारकों को पहचान सकेंगे। पेशीय तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव को समझ सकेंगे। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर व्यायाम के प्रभावों को जान सकेंगे। उम्र बढ़ने के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को समझ सकेंगे तथा खेल चोटों को पहचाने और वर्गीकृत कर सकेंगे। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मानव शरीर के सभी संस्थानाएं के कार्यों तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। वास्तव में मानव शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर के सभी अंग आपसी तालमेल के साथ किस प्रकार कार्य करते हैं। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के परिणामस्वरूप ही हमें मानव हृदय के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ज्ञान होता है। शरीर क्रिया विज्ञान शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसी की सहायता से हमें हृदय वाहिका संबंधी क्षमताओं तथा योग्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है। स्नायु संस्थान, मांसपेशी संस्थान तथा उत्सर्जन संस्थान आदि के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। हम सब जानते हैं कि शारीरिक पुष्टि दशीय योग्यताओं, कंडीशनल एबिलिटीज एवं संपदस्थता सूचक योग्यताओं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज से मिलकर बनती है। दशीय योग्यताएं शक्ति, गति, सहन क्षमता तथा लचक होती है। ये शरीर के अंगों की ऊर्जा प्रक्रिया पर निर्भर करती है। संपदस्थता सूचक योग्यताएं केंद्रीय नाड़ी तंत्र की संपदस्थ सूचक प्रक्रिया पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति की शक्ति, गति, लचक तथा सहन शक्ति का अपना एक स्तर होता है जो दूसरों से भिन्न होता है। कुछ शारीरिक क्रियात्मक कारक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के शरीर की शक्ति, गति, सहन क्षमता तथा लचक के स्तर को निर्धारित करते हैं। शारीरिक क्षमता के विभिन्न घटकों को निर्धारित करने वाले प्रमुख शरीर क्रियात्मक कारकों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। क शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। किसी व्यक्ति की शक्ति को निर्धारित करने वाले विभिन्न शरीर क्रियात्मक कारक इस प्रकार हैं। 1. मांसपेशियों का आकार। शरीर की मांसपेशियों की शक्ति मांसपेशी के आकार पर निर्भर करती है। यह एक सुविख्यात तथ्य है कि बड़ी तथा विशाल मांसपेशियां अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकती हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक शक्तिशाली पाए जाते हैं क्योंकि उनकी मांसपेशियां महिलाओं की मांसपेशियों से बड़ी तथा विशाल होती है। शक्ति प्रशिक्षण के विभिन्न तरीकों की सहायता से, जैसे भार प्रशिक्षण, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक व्यायाम आदि की सहायता से मांसपेशी का आकार बढ़ाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी शक्ति में सुधार किया जा सकता है। 2. मांसपेशी का रचना विज्ञान। प्रत्येक मांसपेशी मूलतः 2 प्रकार के मांसपेशीय फाइबर से बनी होती है, अर्थात फास्ट ट्विच फाइबर श्वेत तथा स्लो ट्विच फाइबर लाल। फास्ट ट्विच फाइबर्स अधिक तेजी से संकुचित हो सकते हैं, अतः वे अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु स्लो ट्विच फाइबर्स इतनी शीघ्रता से संकुचित नहीं हो पाते, किंतु लंबी अवधि तक संकुचित रहने की योग्यता रखते हैं। जिन मांसपेशियों में फास्ट ट्विच फाइबर का प्रतिशत अधिक होता है, वे अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं।
फाइबर के प्रतिशत का निर्धारण आनुवांशिक तौर पर किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण द्वारा शक्ति उत्पन्न करते हैं। फाइबर के प्रतिशत का निर्धारण आनुवांशिक तौर पर किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन फाइबर का प्रतिशत शक्ति को निर्धारित करता है। 3. शरीर का भार। जिस व्यक्ति के शरीर का भार अधिक होता है, वो उनमें मांसपेशीय द्रव्यमान भी अधिक होता है और मांसपेशियों में वसा भी अधिक होती है, इसलिए वे अधिक शक्तिशाली होते हैं। भारोत्तोलक खेलों में शरीर के भार तथा अधिकतम शक्ति के बीच एक अटूट रिश्ता सा है, क्योंकि अधिक शरीर भार वाले भारोत्तोलक अपेक्षाकृत अधिक भार उठाते हैं। इसलिए शरीर का भार भी व्यक्ति की शक्ति को निर्धारित करता है। क्योंकि शरीर का अधिक भार व्यक्ति की अधिकतम शक्ति को बढ़ाता है, इसीलिए वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, जूडो जैसे खेलों में इसका बहुत महत्व होता है। 4. तंत्रिका आवेग की तीव्रता। हमारे शरीर की मांसपेशियों में बहुत सी गामक इकाइयां होती हैं और मांसपेशी की कुल शक्ति उसमें उपस्थित संकुचित होने वाली गत्यात्मक इकाइयों की संख्या पर निर्भर करती है। तब केंद्रीय स्नायु संस्थान से आने वाली अधिक तीव्र तंत्रिका आवेग अधिक संख्या में गत्यात्मक इकाइयों को उत्तेजित करता है, तो मांसपेशी अधिक बल उत्पन्न करती है। इसलिए तंत्रिका आवेग की प्रबलता भी शक्ति की मात्रा को निर्धारित करती है। 5. गतिविधि में भाग लेने वाली मांसपेशियों का समन्वय। प्रत्येक गतिविधि में मांसपेशियों के 2 समूहों का इस्तेमाल होता है। वह है एगोनिस्ट तथा एंटागोनिस्ट। जब एगोनिस्ट मांसपेशी संकुचन करती है, तो एंटागोनिस्ट मांसपेशी पूरी तरह से शिथिल रहती है। इन दोनों के समन्वय से अधिकतम अनुपात में शक्ति की प्राप्ति होती है। 6. मांसपेशी की अतिवृद्धि। नियमित प्रशिक्षण अथवा व्यायाम के परिणामस्वरूप मांसपेशियों के आकार में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण मांसपेशियां और ज्यादा शक्ति को उत्पन्न करती है। मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा वे लगातार कार्य करने तथा शक्ति उत्पन्न करने में कुशल हो जाती है। ख. गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। गति शारीरिक क्षमता का दूसरा व महत्वपूर्ण घटक है। गति का संबंध हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता और आनुवांशिकता पर मुख्य रूप से निर्भर होता है। इसलिए गति को ट्रेनिंग द्वारा ज्यादा हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता। निम्नलिखित शरीर क्रियात्मक कारक मानवीय गति को निर्धारित करते हैं। 1. विस्फोटक शक्ति। प्रत्येक तीव्र तथा विस्फोट गतिविधि के लिए मांसपेशियों में विस्फोटक शक्ति होना अनिवार्य है। उदाहरणतया यदि किसी फुटबॉल खिलाड़ी में विस्फोटक शक्ति की कमी हो, तो वह फुटबॉल की ऊंची तथा लंबी किक नहीं मार सकता। इसके अतिरिक्त विस्फोटक शक्ति मांसपेशियों की संरचना, आकार तथा सामंजस्य पर भी निर्भर करती है। मांसपेशी आकार व सामंजस्य में प्रशिक्षण द्वारा सुधार संभव है, जो कुछ सीमा तक गति में सुधार कर सकता है। 2. मांसपेशीय संयोजन। हमारे शरीर की मांसपेशियों में 2 तरह के फाइबर पाए जाते हैं। पहला श्वेत फाइबर FTF और दूसरा लाल फाइबर STF। इन दोनों रेशों का प्रतिशत हर मांसपेशी में अलग-अलग होता है। जिन मांसपेशियों में तीव्र गति से संकुचन करने वाले रेशों का प्रतिशत अधिक होता है, वे मांसपेशियां अधिक गति से संकुचन करती है। वास्तव में शरीर की मांसपेशीय संरचना आनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है। इन्हें प्रशिक्षण द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी कारण हम गति का अधिकतम विकास नहीं कर पाते व सहन क्षमता वाली मांसपेशियों के प्रतिशत कम होते हैं।
फास्ट ट्विच फाइबर तथा स्लो ट्विच फाइबर का परस्पर अनुपात काफी सीमा तक किसी मांसपेशी के संकुचन की अधिकतम संभावित गति को निर्धारित करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय तेज धावक के शरीर में श्वेत गति तंतु 70% से 75% होता है और 25% से 30% स्लो ट्विच फाइबर होते हैं। 3. मांसपेशियों की लोच और शिथिल की योग्यता। मांसपेशियों में लोच की योग्यता से मांसपेशियां अपनी अधिकतम सीमा तक गति करती है, जिससे अंदरूनी विरोध को कम करके गतिविधियों को और तीव्र कर देती है। जो मांसपेशियां जल्दी शिथिल होती है, वे ही जल्दी संकुचित होती है। 4. स्नायु संस्थान की गतिशीलता। तीव्र गति में हमारी मांसपेशियां अधिकतम गति से संकुचित तथा शिथिल होती है। जब हमारी एगोनिस्ट मांसपेशियों में तीव्र संकुचन होता है या एंटागोनिस्ट मांसपेशियां शिथिल होती है और मोटर एंड सेंसरी नर्वस अपना कार्य कुशलता से करती है, इसे स्नायु संस्थान की गतिशीलता कहा जाता है। स्नायु संस्थान की गतिशीलता को सीमित मात्रा में प्रशिक्षित किया जा सकता है, किंतु ऐसा करना अत्यधिक सीमित मात्रा तक ही संभव है, क्योंकि गति का निर्धारण आनुवांशिक कारकों पर भी निर्भर करता है। 5. जैवरासायनिक भंडार तथा उपापचय योग्यता। तीव्र गति व्यायामों में मांसपेशियों को अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें मांसपेशियों में फास्फोरस या एड्रेनोसिन टाइफॉस्फेट एटीपी तथा क्रिएटिन फॉस्फेट सीपी की पर्याप्त मात्रा से मिलती है। यदि संकुचित होने वाली मांसपेशियों में एटीपी तथा सीपी भंडार की मात्रा कम होती है, तो कुछ समय के बाद मांसपेशी संकुचन पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की पूर्ति न होने के कारण मध्यम हो जाती है। प्रशिक्षण द्वारा एटीपी तथा सीपी की मात्रा तथा ऊर्जा आपूर्ति की दर में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि जैवरासायनिक भंडार तथा उपापचय भी शक्ति गति को निर्धारित कर सकते हैं। सहन शक्ति या सहन क्षमता निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। सहन क्षमता, सहन शक्ति या सहनशीलता थकान की स्थिति में कार्य करने की योग्यता है। यह शारीरिक क्षमता का तीसरा एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसे निम्नलिखित शरीर क्रियात्मक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 1. एरोबिक क्षमता। किसी भी क्रिया को निरंतर करते रहने के लिए मांसपेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति रक्त में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की उपस्थिति में की जा सकती है। सक्रिय मांसपेशियों को ऑक्सीजन की उपयुक्त आपूर्ति को बनाए रखने की योग्यता सहन क्षमता के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होती है। एरोबिक क्षमता अग्रलिखित कारकों पर निर्भर करती है। ऑक्सीजन ग्रहण करना। जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों द्वारा वातावरण से ली जाती है, यदि वह मात्रा अधिक होती है, तो वह उच्च O2 मैक्स प्राप्त करने हेतु बेहतर होती है। ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण प्राणाधार क्षमता पर निर्भर करता है, जो फेफड़ों के आकार, सक्रिय वायु कोशिकाओं की संख्या तथा श्वसन मांसपेशियों की शक्ति इत्यादि पर निर्भर होता है। ऑक्सीजन परिवहन। इसमें फेफड़ों से रक्त में अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा को कार्यरत मांसपेशियों तक ले जाना होता है। ऑक्सीजन परिवहन ऑक्सीजन की उस मात्रा पर निर्भर करता है जिसे रक्त में फेफड़ों से अवशोषित किया जाता है तथा सक्रिय मांसपेशियों तक जल्दी से रक्त ले जाने की रक्त प्रवाह संस्थान की क्षमता पर भी आधारित होता है। रक्त में अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों से रक्त प्रवाह की गति तथा रक्त के हीमोग्लोबिन पर निर्भर करती है और ऑक्सीजनयुक्त रक्त का प्रवाह हृदय की क्षमता पर निर्भर करता है। इसे प्रशिक्षण द्वारा सुधारा जा सकता है। ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण।
ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो रक्त में से कार्यरत सक्रिय मांसपेशियों द्वारा अवशोषित तथा उपयोग की जाती है। यह ऑक्सीजन उदग्रहण विसरण डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस की दर पर निर्भर करती है, जो आगे रक्त प्रवाह की गति, तापमान तथा रक्त में ऑक्सीजन के आंशिक दबाव एवं पेशीय कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा निर्धारित होती है। उपयोग की गई ऑक्सीजन की गति तथा मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, आकार तथा उसकी उपापचय क्षमता पर निर्भर करती है तथा इन्हें प्रशिक्षण द्वारा कुछ सीमा तक सुधारा जा सकता है। ऊर्जा या कार्य शक्ति भंडार। एरोबिक क्षमता मांसपेशियों को किसी क्रियाकलाप क्रिया को करने के लिए ऊर्जा पाने के लिए उपलब्ध ईंधन पर भी निर्भर करती है। एरोबिक क्षमता मांसपेशीय ग्लाइकोजेन तथा रक्त में शुगर के भंडारण पर निर्भर करती है। यह शरीर में 12 घंटे ज्यादा देर तक भंडारित नहीं रहते। लंबी अवधि की क्रियाओं के लिए मांसपेशीय ग्लाइकोजेन के तथा यकृत स्पामत ग्लाइकोजेन भंडार होना आवश्यक है। 2 एनारोबिक क्षमता। व्यक्ति की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करने की क्षमता को एनारोबिक क्षमता कहा जाता है। इन गतिविधियों के लिए ऊर्जा एटीपी-सीपी के ब्रेकडाउन से या मांसपेशियों में उपस्थित ग्लाइकोजन से प्राप्त होता है। एनारोबिक क्षमता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। एटीपी और सीपी का शरीर में भंडारण। एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन फास्फेट के टूटने से शरीर में सक्रिय मांसपेशियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। बफर क्षमता। यह अल्कलाइन भंडार जो हमारे शरीर में मांसपेशियों में होते हैं, उनकी योग्यता होती है जो लैक्टिक अम्ल संचय लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन को प्रभावहीन बनाती है, जिससे जल्दी थकावट या दर्द का एहसास नहीं होता। लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता। इसका तात्पर्य व्यक्ति की रक्त तथा मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की संकेंद्रण कॉन्सेंट्रेशन को सहन करने की योग्यता से है, जिससे अधिक समय तक गतिविधि को बनाए रखा जा सकता है। लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता को प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। VO2 मैक्स। यह ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो सक्रिय मांसपेशियां व्यायाम के दौरान 1 मिनट में प्रयोग में लाती है। VO2 मैक्स को भी प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। 3 क्रियाओं का अपव्यय। सहन शक्ति निष्पादन हेतु मितव्यय गतिविधियां महत्वपूर्ण है। जो धावक प्रदत्त गति के साथ कम मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है, वह उसी गति को बनाए रखते हुए लंबी दौड़ जारी रख सकता है। सहन शक्ति खेलों में सही तकनीक का प्रयोग खपत को कम कर सकती है। उदाहरणतया तैराकी, जिम्नास्टिक, दौड़ में सही तकनीक के प्रयोग से 20 से 25% ऊर्जा की बचत की जा सकती है। मितव्ययी गतिविधियों हेतु अच्छे धावक अपने गुरुत्व केंद्र को कम ऊंचा उठाते हैं, ताकि उनकी अनावश्यक गतिविधियां कम से कम हो। इसके लिए खेलों में मूल कौशलों में प्रवीणता प्राप्त होती है। 4 मांसपेशीय संयोजन। हमारे शरीर की मांसपेशियों में 2 तरह की फाइबर होती है। स्लो ट्विच फाइबर यह लाल रंग की होती है तथा फास्ट ट्विच फाइबर यह श्वेत रंग की फाइबर होती है। स्लो ट्विच फाइबर सहनशक्ति वाली क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। यह लंबी अवधि तक कार्य कर सकती है, इसलिए वे सहनशक्ति क्रियाओं के लिए उत्तम है। इन फाइबर्स की प्रतिशतता आनुवांशिक होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन एथलीट में 70 से 80% स्लो ट्विच फाइबर तथा 20 से 30% फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं। लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। लचक शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं।
लचीलेपन का संबंध जोड़ों से होता है। जिस जोड़ में लचीलापन ज्यादा होगा उस जोड़ की गति भी ज्यादा होगी। लचक बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। कई कारक ऐसे होते हैं जो प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षणीय है। लचीलेपन को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक इस प्रकार हैं। 1. जोड़ों की शारीरिक संरचना। दो या दो से अधिक अस्थियों से जोड़ बनता है जो कि लिगामेंट द्वारा बंधे होते हैं। मानव शरीर में बहुत प्रकार के जोड़ होते हैं। कुछ जोड़ों की अपेक्षा अधिक प्रकार की गतियां करने की क्षमता होती है। हमारे शरीर के जिस अंग में जोड़ सबसे अधिक होते हैं वह ज्यादा मूवमेंट कर पाता है। 2. आयु तथा लिंग। हम सभी जानते हैं कि बड़ों की अपेक्षा बच्चों में लचक का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लचक में कमी आती रहती है। इसमें प्रशिक्षण द्वारा कुछ प्रतिशत तक वृद्धि की जाती है। यह बात भी सर्वमान्य है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक लचक पाई जाती है क्योंकि पुरुष ज्यादा मस्कुलर होते हैं। 3. मांसपेशीय शक्ति। मांसपेशियों में शक्ति का एक न्यूनतम स्तर होना जरूरी होता है जिससे वे गतिविधियों की बाहरी बल के विरुद्ध भी कर सके। यदि उदर की मांसपेशियां कमजोर हों तो कम दूरी की तेज दौड़ों में पैर अथवा घुटने आवश्यक ऊंचाई अथवा कोण तक ऊपर नहीं उठाए जा सकते। वास्तव में कमजोर मांसपेशियां उच्च विस्तार वाली गतिविधियों को करने में एक निर्धारक कारक बन सकती हैं। मांसपेशीय शक्ति अत्यधिक प्रशिक्षणीय है। अतः यह लचक प्रशिक्षण में बढ़ाई जा सकती है। 4. मांसपेशियों का लचीलापन। मांसपेशियों का लचीलापन भी हमारे शरीर की गति को प्रभावित करता है। किसी जोड़ से क्रिया करने के लिए इस जोड़ की मांसपेशियों में लचीलापन होना आवश्यक है। मांसपेशियों में लचीलापन उसके सक्रिय रहने पर बना रहता है। यदि वह नियमित रूप से प्रयोग में नहीं लाई जाती है तो वह छोड़ी हुई प्रतीत होती है जिससे जोड़ों का गति पर विस्तार घट जाता है। 5. व्यक्ति की स्थिति। सुबह होकर उठते ही हमारी जोड़ों की लचक में कमी पाई जाती है क्योंकि सुबह हमारी मांसपेशियां शिथिल होती है। थकावट के कारण भी लचक में कमी आ जाती है और जब हम वार्मिंग अप कर लेते हैं तो हमारी लचक बढ़ जाती है। 6. वातावरण। अधिक गर्म तापमान वाले वातावरण में रहने से व्यक्ति की लचक में वृद्धि होती है जबकि कम तापमान वाले वातावरण में रहने से व्यक्ति की लचक में कमी आती है। इसीलिए खेलों में शरीर को पहले गरमाया जाता है। 7. चोटें। मांसपेशीय चोटों अथवा ऊतकों में चोटों के कारण भी लचक में कमी आती है लेकिन चोट ठीक होने के बाद विभिन्न व्यायामों द्वारा पहले जैसे लचक प्राप्त की जा सकती है। 8. मांसपेशीय खिंचाव। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि न करने के कारण मांसपेशियां छोटी होती जाती हैं, जिसके कारण जोड़ों का विस्तार भी सीमित होता जाता है जिससे व्यक्ति की लचक में कमी आ जाती है। 9. सक्रिय और गतिहीन जीवन शैली। नियमित व्यायाम लचक को बढ़ाते हैं लेकिन निष्क्रिय व्यक्ति के कोमल ऊतकों और जोड़ों के न सिकुड़ने व फैलने के कारण लचक खत्म हो जाती है। मांसपेशीय संस्थान या तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। व्यायाम करने से मनुष्य के मांसपेशीय संस्थान पर काफी प्रभाव पड़ता है, परंतु यह प्रभाव केवल तभी महसूस किए जा सकते हैं जब व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करे। मांसपेशीय संस्थान पर नियमित व्यायाम के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। 1. मांसपेशियों के आकार में वृद्धि। नियमित रूप से व्यायाम करने से मांसपेशियों की कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है
जिसके कारण मांसपेशियों की आकृति में भी परिवर्तन आता है। 2. नई कोशिकाओं का निर्माण। नियमित रूप से व्यायाम करने के कारण नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है, जिससे रक्त संचार संस्थान की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। 3. मांसपेशियों का अर्धतनाव की स्थिति में रहना। अर्धतनाव की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें मांसपेशियां कुछ हद तक संकुचित अवस्था अर्थात कार्य के लिए तैयार स्थिति में रहती है। नियमित व्यायाम न करने से मांसपेशियों की संकुचित अवस्था धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिसके कारण मांसपेशियों की कार्यकुशलता एवं सुरक्षा में कमी आती है। 4. रेशों की सक्रियता में वृद्धि। नियमित रूप से व्यायाम करने के कारण शरीर के सक्रिय रेशों के साथ साथ असक्रिय रेशे भी कार्य करने लगते हैं। इसी कारण नियमित रूप से व्यायाम करने वाले व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होते हैं। 5. उचित शारीरिक आसन। नियमित रूप से व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती है। मजबूत मांसपेशियों के कारण विभिन्न प्रकार के आसन संबंधी विकार होने की संभावना नहीं रहती तथा शरीर का आसन भी उचित बना रहता है। 6. प्रतिक्रिया समय में सुधार। नियमित रूप से व्यायाम के कारण तंत्रिका आवेगों की गति में वृद्धि होती है, जिसके कारण व्यक्ति के प्रतिक्रिया समय में सुधार आता है। 7. अतिरिक्त वसा में कमी। नियमित रूप से व्यायाम करने से मांसपेशियों की अतिरिक्त वसा कम होती जाती है। 8. संयोजक ऊतकों की मजबूती में वृद्धि। नियमित रूप से व्यायाम करने से संयोजक ऊतकों को आपस में जोड़ने वाले धागों की खिंचाव की क्षमता में वृद्धि होती है। इस कारण संयोजक ऊतक और अधिक भार सहन करने में सक्षम हो जाते हैं, अर्थात शक्तिशाली हो जाते हैं। 9. मांसपेशीय गति में कुशलता। नियमित रूप से व्यायाम करने से मांसपेशीय गति में कुशलता आती है, जिसके कारण मांसपेशियों अधिक गति और अधिक आकर्षक लगने लगती है। 10. देर से थकना। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर में थकान उत्पन्न करने वाले तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल तथा एसिड फास्फेट का जमाव घटने लगने लगता है। शरीर में इन तत्वों में जमाव में कमी के कारण व्यक्ति बिना थके देर तक काम करने में सक्षम हो जाता है। 11. शरीर की आकृति में सुधार। नियमित रूप से व्यायाम करने के कारण व्यक्ति की मांसपेशियों की आकृति धीरे धीरे सुडौल होती जाती है। मांसपेशियों की सुडौल आकृति के कारण व्यक्ति शारीरिक आकृति अधिक आकर्षक दिखने लगती है। इसी कारण कई फिल्मी हस्तियां तथा कलाकार लंबे समय तक आकर्षक दिखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। 12. बीमारियों से रोकथाम। नियमित रूप से व्यायाम करने से बीमारियों को हम अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। व्यायाम करने से धमनियों में लचक बढ़ जाती है, जिसके रक्त को धमनियों में से गुजरने के लिए प्रतिरोध नहीं करना पड़ता। व्यायाम का श्वसन संस्थान पर प्रभाव। एक व्यक्ति की श्वास को पूर्ण रूप से रोचक या सांस को बाहर को होने के बाद व्यायाम के दौरान स्वतंत्र रूप से सांस लेने की क्षमता को दूसरी श्वास कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन, कार्बन व हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को व्यर्थ पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। व्यायाम के दौरान श्वसन तंत्र से संबंधित अंगों व प्रक्रियाओं पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं, जिनका श्वसन तंत्र से संबंधित अंगों की कार्यक्षमता पर त्वरित व दीर्घकालिक असर पड़ता है। कुछ मुख्य प्रभावों का वर्णन इस प्रकार है। 1. फेफड़ों और छाती के आकार में वृद्धि। नियमित तथा निरंतर रूप से दैनिक व्यायाम करने से व्यक्ति को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है
और उसे ज्यादा श्वास लेकर कोशिका को उसकी पूर्ति करनी पड़ती है, जिससे फेफड़ों तथा इससे संबंधित अंगों का भी व्यायाम होता रहता है, उनकी क्षमता का विकास होता है। इस कारण उसके फेफड़ों और वक्ष के आकार में वृद्धि हो जाती है। 2. प्राणाधार वायु की क्षमता में वृद्धि। यह वायु की वह मात्रा होती है जिसे एक व्यक्ति अपने अधिकतम प्रयास से अंदर तथा बाहर ले जा सकता है। एक सामान्य वयस्क में वायु की क्षमता लगभग 3500 सीसी से 4500 सीसी तक हो सकती है। नियमित व्यायाम से इसे 5500 सीसी तक बढ़ाया जा सकता है। 3. अवशिष्ट वायु के आयतन में वृद्धि। अवशिष्ट वायु की वह मात्रा होती है जो श्वास निकालने के बाद भी फेफड़ों में ही रह जाती है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है तो उसके फेफड़ों में अवशिष्ट वायु की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। 4. अस्क्रिय वायु कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति की असक्रिय वायु कोशिकाएं फिर से सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की पूर्ति करनी पड़ती है, जिसके कारण ज्यादा वायु कोशिकाएं की जरूरत पड़ती है। 5. मिनट वॉल्यूम घटना। मिनट वॉल्यूम वायु की वह मात्रा होती है जो 1 मिनट में श्वास से अंदर ले जाई जाती है। दैनिक या नियमित व्यायाम से किसी कार्य को करने के लिए मिनट वॉल्यूम कम हो जाता है, वायु कोशिकाओं में गैसों के आदान प्रदान में सुधार हो जाता है, जिससे श्वास में ही ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। 6. दूसरे श्वास की स्थिति से छुटकारा। एक व्यक्ति की श्वास को पूर्ण रूप से रेचक या सांस को बाहर होने के बाद व्यायाम के दौरान स्वतंत्र रूप से सांस लेने की क्षमता को दूसरी श्वास कहते हैं। अनुभवहीन खिलाड़ी के लिए दूसरे श्वास का जल्दी आना एक आम बात है। जो अनुभवी खिलाड़ी होते हैं वे कभी-कभी दूसरे श्वास की स्थिति बिल्कुल भी महसूस नहीं करते। नियमित व्यायाम करने से व्यक्ति को कार्य करते समय सांसों में घुटन की अनुभूति, पेट दर्द इत्यादि जल्दी नहीं आता। जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करते उनमें दूसरा श्वास जल्द ही प्रकट हो जाता है। 7. डायाफ्राम और मांसपेशियों में मजबूती। नियमित रूप से व्यायाम करने से डायाफ्राम मजबूत हो जाता है तथा छाती वक्ष की मांसपेशियां भी सशक्त बन जाती है। व्यायाम के दौरान डायाफ्राम भी अपने कार्य में सक्षम हो जाता है, जिससे फेफड़ों की मांसपेशियों को फैलने का ज्यादा स्पेस मिलता है। 8. टाइडल वॉल्यूम की क्षमता में वृद्धि। टाइडल वॉल्यूम वायु की वह मात्रा होती है जो साधारण श्वसन क्रिया में फेफड़ों से अंदर व बाहर ले जाई जाती है। सामान्यतया इसकी मात्रा 500 से 800 सीसी होती है, लेकिन नियमित व्यायाम करने से इसकी मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। 9. श्वसन क्रिया की दर में कमी। नियमित व्यायाम करने से व्यक्ति में आराम की अवस्था में श्वसन क्रिया की दर से पहले की अपेक्षा कमी आ जाती है, क्योंकि फेफड़ों की क्षमता, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी आदि में बढ़ोतरी हो जाती है। इस कारण कम श्वास की दरों में भी ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। 10. सहन क्षमता में वृद्धि। दैनिक अथवा नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति की सहन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति में श्वास की गति की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे प्रशिक्षित व्यक्ति असामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक श्रम व देर तक कार्य कर पाता है। 11. इच्छा शक्ति में दृढ़ता। नियमित रूप से व्यायाम करने से, विशेष रूप से प्राणायाम जैसे व्यायाम करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति और दृढ़ होती जाती है। बुढ़ापे या वृद्धावस्था के कारण शरीर में क्रियात्मक परिवर्तन
बुढ़ापा जीवन की वह अवस्था है जब व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं तथा क्रियात्मक क्रियाओं की दक्षता योग्यता में धीरे धीरे कमी आने लगती है। बुढ़ापा मानव जीवन चक्र का एक ऐसा चरण है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों तथा संस्थानों की क्रियाशीलता तथा कार्यक्षमता में कमी आने लगती है। किसी व्यक्ति में बुढ़ापे के यह लक्षण उसकी आनुवांशिकी तथा विभिन्न वातावरणीय कारकों जैसे आहार, व्यायाम, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति इत्यादि द्वारा निर्धारित होते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो बुढ़ापा बढ़ती आयु के साथ शरीर में आने वाले धीमे परिवर्तनों की प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति में ये परिवर्तन आमतौर पर 30 वर्ष की आयु के बाद ही देखे जा सकते हैं। बुढ़ापे के कारण आने वाले शरीर क्रियात्मक परिवर्तन। विभिन्न अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि लगभग 25 से 30 वर्ष की आयु के दौरान विभिन्न शरीर क्रियात्मक कार्य या संस्थान अपने चरम पर होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही इन संस्थानों की कार्यशीलता तथा कार्यकुशलता में कमी आने लगती है। बुढ़ापे के कारण निम्न शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। एक, मांसपेशियों के आकार तथा शक्ति में परिवर्तन। बुढ़ापे के दौरान जब किसी व्यक्ति की मांसपेशियों के आकार व शक्ति में कमी आनी शुरू हो जाती है, परंतु उसके शरीर की कुल वसा में वृद्धि होती है। मांसपेशियां के आकार में कमी के कारण ही मांसपेशियों की शक्ति में कमी आती है। यह कमी 35 से 45 वर्ष की आयु के दौरान आती है, परंतु आगे के समय यह धीमी गति तेजी से बढ़ने लगती है। 2, स्नायु संस्थान में बदलाव। बुढ़ापे के कारण हमारी कार्यक्षमता, कार्य करने की इच्छा व योग्यताओं का ह्रास होता है। आयु से हमारे शरीर की ऊर्जा संबंधी जरूरतें कम होती है, जिससे उपापचय दर धीमी हो जाती है। शरीर में त्वचा के नीचे वसा एकत्र होने लगती है और आयु बढ़ने के साथ साथ उपापचय दर और भी कम होती है। यही कारण है जिससे शरीर में वसा एकत्र होने लग जाती है, जिससे शरीर भारी होने लग जाता है। 3, हृदयवाहिका संस्थान में परिवर्तन। बुढ़ापे में हृदय मांसपेशियों की शक्ति में कमी आती है। आयु बढ़ने के साथ साथ स्ट्रोक आयतन, कार्डियक आउटपुट तथा रक्त आयतन व परिसंचरण सभी में कमी होती जाती है। रक्तवाहिकाएं भी अपना लचीलापन खो देती है। वे अधिकाधिक सख्त होती जाती है, जिससे उच्च रक्तचाप में भी वृद्धि होती जाती है। घटे हुए रक्त संचरण के कारण सहन क्षमता में कमी आ जाती है। शरीर की कोशिकाओं को कम ऑक्सीजन तथा पोषण प्राप्त होता है, जिससे थकावट का जल्दी अनुभव होता है। 4, श्वसन प्रणाली की योग्यता में परिवर्तन। बढ़ती आयु में श्वसन प्रणाली के अंगों अर्थात फेफड़ों की कार्यक्षमता में भी कमी आना शुरू हो जाती है। वायुमार्गों तथा फेफड़ों के ऊतकों के लचीलेपन आदि तथा उनकी कार्यकुशलता में कमी आती है, जिससे उनकी ऑक्सीजन उद्ग्रहण क्षमता तथा ऑक्सीजन विनिमय क्षमता कम हो जाती है। पसलियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। गहरी सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। फेफड़ों द्वारा उद्ग्रहित ऑक्सीजन में कमी आती है, जिससे सहन क्षमता में कमी आने लगती है तथा थकावट जल्दी महसूस होने लगती है। 5, अस्थि घनत्व में परिवर्तन। बुढ़ापे में व्यक्ति की अस्थियों का घनत्व घटने लगता है। इसकी वजह से 40 से 50 वर्ष आयु के लोगों में अस्थियों में चोटों का खतरा बढ़ जाता है, जिसका मुख्य कारण हड्डियों में पाए जाने वाले खनिजों,
जैसे कैल्शियम तथा फास्फोरस आदि में कमी होती है। रीढ़ की अस्थि के जोड़ के पतले हो जाने के कारण लंबाई में कमी आ जाती है। हड्डियां कम घनत्व तथा अधिक छिद्रयुक्त होती है। खनिजों में कमी की प्रक्रिया उम्र के चौथे दशक के अंत में प्रारंभ होती है। हड्डियों के कम होने व छिद्रयुक्त हड्डी के चोटों के होने से अस्थिसुषिरता तथा हड्डियों का भार वहन सहने की क्षमता में कमी आती है, जो हड्डी के चोटों से टूटने का कारण बन सकती है। 6. लचक में कमी। लिगामेंट्स तथा जोड़ों की लचक आयु बढ़ने के साथ साथ कम होने लगती है। बुढ़ापे में शरीर के जोड़ों की लचक शक्ति तथा कार्यों में गिरावट आने के साथ साथ जोड़ों की गति का विस्तार भी कम हो जाता है। 7. इंद्रियबोध में कमी। बुढ़ापे में आयु बढ़ने के साथ साथ देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, स्पर्श आदि के बोध में कमी आ जाती है। श्रवण शक्ति, चखने, सूंघने तथा स्पर्श आदि की तीक्ष्णता में कमी आती है। 8. मूत्र संस्थान में परिवर्तन। बढ़ती उम्र में गुर्दों का आकार कम होता जाता है, जिसके कारण गुर्दों द्वारा साफ किए जाने वाले रक्त की दर कम हो जाती है। मूत्राशय की क्षमता कम हो जाती है तथा अवशिष्ट मूत्र की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा मूत्र विसर्जन की भावना बार बार उत्पन्न होती है, जिससे मूत्र संबंधी संक्रमणों की संभावना बढ़ जाती है। 9. पाचन संस्थान में परिवर्तन। आयु बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व अन्य द्रव्य, पाचक एंजाइम तथा लार ग्रंथि से लार का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे पेट में भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं हो पाता। आहार के टूटने तथा उसके अवशोषण में भी बाधा उत्पन्न होती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बुढ़ापे में हमारे शरीर में बहुत से परिवर्तन आते हैं, जो हमारे शरीर की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। खेल में चोटों का वर्गीकरण। खेलों में अभ्यास, प्रशिक्षण या स्पर्धा के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोटों को खेल चोटें कहते हैं। दूसरे शब्दों में खेल चोटें खेलों में खेलते समय शारीरिक क्रियाकलाप के दौरान घटने वाली दुर्घटनाएं या परिस्थिति जिससे खिलाड़ी खेल में भाग लेने की स्थिति में नहीं रहते या काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। इस स्थिति को भी खेल चोटें कहा जाता है। खेल चोटों को मुख्यतया बाहरी चोटों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. मुलायम या कोमल ऊतकों की चोटें। खेलों में मांसपेशी तंतु, रक्तवाहिनी, त्वचा आदि पर लगने वाली चोटों को कोमल ऊतक की चोटें कहते हैं। मुलायम या कोमल ऊतकों की चोटें निम्न प्रकार की होती है। 1. कंट्यूशन या गुमचोट। कंट्यूशन मांसपेशी की चोट होती है। इस प्रकार की चोट किसी खेल उपकरण या किसी अन्य वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से या टकराने के कारण लग सकती है। मुक्केबाजी, कबड्डी, कुश्ती आदि में कंट्यूशन होना सामान्य बात है। कंट्यूशन में मांसपेशियों में रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं और कभी-कभी मांसपेशियों से रक्त भी बहने लगता है। कंट्यूशन की जगह पर अकड़न और सूजन आ जाना भी सामान्य है, लेकिन कई बार कंट्यूशन की स्थिति में मांसपेशियां अपना काम करने में स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाती है। 2. खिंचाव। खिंचाव भी मांसपेशी की चोट होती है। खिंचाव साधारण भी हो सकता है और असाधारण भी हो सकता है। कई बार खिंचाव के कारण पूरी मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उस हिस्से को हिलाना भी असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में खिंचाव वाली जगह पर असहनीय दर्द भी हो सकता है। अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान अनेक स्थितियां हो सकती हैं, या भारी वजन उठाने व मांसपेशियों पर अधिक दबाव डालने के कारण भी खिंचाव हो सकता है।
वास्तव में खिंचाव कंडरा या मांसपेशी के खिंचने या ट्विस्ट होने के कारण होती है। खिंचाव को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। हल्का खिंचाव। इस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशियों के फटे बिना मांसपेशियों में हल्का सा खिंचाव आता है। सामान्य खिंचाव। इस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशियां थोड़ी फट जाती है तथा ताकत भी थोड़ी कम हो जाती है। गहरा खिंचाव। इस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशियां पूर्णतया फट जाती है तथा ताकत भी समाप्त हो जाती है। 3. मोच। यह लिगामेंट की चोट होती है। मोच अधिक खिंचाव या लिगामेंट के फटने के फलस्वरूप हो जाती है। सामान्यतया मोच कोहनी के जोड़, कलाई के जोड़ या टखने के जोड़ पर होती है। कभी-कभी मोच के साथ साथ अस्थिभंग भी हो जाता है। मोच की स्थिति में सूजन के साथ साथ दर्द भी होता है। कई बार मोच के कारण लिगामेंट ढीला भी हो जाता है। मोच के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि मोच किस प्रकार की है, अर्थात हल्की है या गहरी। मोचों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। हल्की मोच। इस प्रकार की मोच में कुछ अस्थि बंधे रेशे हल्के से फट जाते हैं तथा जोड़ों का कार्य बंद नहीं होता है। सामान्य मोच। इस प्रकार की मोच में अस्थि बंध रेशे थोड़े से फट जाते हैं तथा कार्य में थोड़ी सी शिथिलता जाती है। गहरी मोच। इस प्रकार की मोच में अस्थि बंध रेशे एकदम फट जाते हैं और वे हड्डी से अलग भी हो जाते हैं तथा उस अंग में कोई हलचल नहीं हो पाती है। 4. रगड़ या छिलना। रगड़ या छिलना त्वचा की चोट है। रगड़ या छिलना प्रायः किसी उपकरण या सतह के साथ रगड़ने के परिणामस्वरूप हो जाता है। कभी-कभी नीचे गिरने से भी रगड़ या छिलना हो सकता है। रगड़ या छिलने का सबसे अधिक खतरा विशेषकर उस जगह पर होता है जहां अस्थि त्वचा के बहुत पास हो। आमतौर पर रगड़ या छिलना त्वचा के ऊपरी भाग पर ही होता है। जैसे कोई खिलाड़ी फिसलता है या नीचे गिरता है तो घर्षण के कारण त्वचा की सतह छिल जाती है। ऐसा प्रायः कबड्डी, बास्केटबॉल व एथलेटिक्स आदि में होता है। 5. विदारण। किसी तेज वस्तु या नोक वाले खेल उपकरण से त्वचा के अनियमित रूप से कटने को विदारण कहते हैं। ये घाव चीरे वाले घाव से अधिक खतरनाक होते हैं। ये घाव समतल नहीं होते। ऐसे घावों में रक्त बहुत ही कम मात्रा में बहता है। ये घाव जहरीले हो सकते हैं। प्रायः खुरदरे चिन्ह उपचार के बाद भी रह जाते हैं। 6. चीरा। खेलने या प्रशिक्षण के दौरान यदि खिलाड़ी नीचे गिर जाता है जिससे हाथों, पैरों या शरीर में कहीं पर कोई नुकीली वस्तु भी या कंकड़, पत्थर शरीर में घुस जाते हैं तो वहां घाव हो जाता है। घाव के किनारे उस वस्तु की धार की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होते हैं जिससे चोट लगी है। यह चोट तीखे कटाव वाली चोट होती है। कई बार इस प्रकार को चोट में धमनियां या शिराएं भी कट जाती है। 7. नील पड़ना। इस प्रकार की चोटें कभी-कभी फुटबॉल, हॉकी व मुक्केबाजी में लग सकती हैं। ऊपरी त्वचा पर कोई प्रभाव न पड़ने के कारण ये चोटें स्पष्टता दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आंतरिक ऊतक नष्ट हो जाते हैं। इस चोट से प्रभावित जगह नीली हो जाती है। इस चोट में त्वचा के नीचे रक्त फैल जाता है क्योंकि उस स्थान की रक्त वाहिनियां टूट जाती है। वास्तव में खराब हुई रक्त वाहिनियों से रक्त त्वचा के नीचे तथा ऊपरी सतह के पास इकट्ठा हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप काला या नीला मार्क पड़ जाता है। प्रायः नीला तब पड़ता है
जब खिलाड़ी की किसी खेल उपकरण के साथ सीधी टक्कर हो जाए। कई बार एथलीट्स या वेट लिफ्टर्स को तब भी नीला मार्क पड़ सकता है जब वे कठिन तथा जटिल अभ्यास करते हैं। ये चोट प्रारंभ में लाल होती है तथा बाद में नीली पड़ जाती है। कड़े ऊतक की चोटें। आंतरिक चोटों के अंतर्गत हड्डी की चोटें आती हैं। हड्डियों पर लगी चोटों को कड़े ऊतक की चोट कहा जाता है। हड्डी टूटना या स्थान से हट जाना कड़े ऊतक की चोटें हैं। अस्थि भंग या हड्डी टूटना। हड्डी टूटने को आम तौर पर फ्रैक्चर कहते हैं। बहुत मामूली या हल्के फ्रैक्चर को हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। अस्थियों की चोटें। विभिन्न प्रकार के अस्थियों की चोटों निम्नलिखित है। एक, सरल अस्थि भंग। जब किसी भी प्रकार के घाव के बिना अस्थि भंग हो जाती है, उसे साधारण अस्थि भंग कहा जाता है। इस प्रकार का अस्थि भंग आमतौर पर किसी से टकराने या फिसलने के कारण हो सकता है। आमतौर पर इस प्रकार के अस्थि भंग कुछ सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाते हैं। 2, विवृत अस्थि भंग। विवृत अस्थि भंग वह अस्थि भंग होता है जिसमें अस्थि के टूटने के साथ साथ त्वचा और मांसपेशियों को भी नुकसान होता है। सामान्यतया इस प्रकार के अस्थि भंग में टूटी हुई अस्थि त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाती है। 3, जटिल अस्थि भंग। जटिल अस्थि भंग में टूटी हुई अस्थि आंतरिक अंग या अंगों को भी हानि पहुंचा देती है। ये अंग ऊतक, तंतु या तंत्रिका या फिर धमनी भी हो सकती है। इस प्रकार के अस्थिभंग प्रायः बहुत जटिल व खतरनाक होते हैं। इस प्रकार के अस्थिभंग ऊंची कूद तथा बास कूद वाले खिलाड़ियों को होते हैं। 4, कच्ची अस्थि भंग। इस प्रकार के अस्थि भंग सामान्यतया बच्चों में देखे जाते हैं क्योंकि उनकी अस्थियां बहुत ही मुलायम व कोमल होती है। जब भी इन अस्थियों पर कोई दबाव पड़ता है तो ये अस्थियां मुड़ जाती है, टूटती नहीं है। 5, बहुखंड अस्थि भंग। जब एक अस्थि 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो इसे बहुखंड अस्थि भंग कहा जाता है। इस प्रकार के अस्थि भंग मुख्यतः साइकिल दौड़ या मोटरसाइकिल दौड़ के दौरान चोट लगने के कारण हो सकते हैं। 6, पचड़ी अस्थि भंग। जब किसी टूटी हुई अस्थि का एक सिरा दूसरी अस्थि में घुस जाता है तो इस पचड़ी अस्थि भंग कहा जाता है। 7, दबाव अस्थि भंग। दबाव अस्थि भंग एक अस्थि में एक चटक क्रैक होती है। यह आमतौर पर अत्यधिक टकराव वाले खेलों जैसे लंबी दूरी की दौड़ों या बास्केटबॉल आदि में आम चोट होती है। इस प्रकार के अस्थि भंग बहुत दर्दनाक होते हैं। हालांकि ये अस्थि भंग सामान्यतया अपने आप ही ठीक हो जाते हैं यदि उपयुक्त अवधि लगभग 2 महीनों तक उचित आराम किया जाए। प्रायः ये अस्थि भंग पैर की अस्थियों में होते हैं, लेकिन तीव्र सांस के कारण पसलियों में, भारोत्तोलकों की रीढ़ रज्जु आदि में भी इस प्रकार की अस्थि भंग होती है। 8, राड़ा तिरछा अस्थि भंग। यह रीढ़ की अस्थियों में से एक अस्थि के भाग का टूटना होता है। इसकी आकृति पंख की तरह होती है। अधिकतर ये चोटें रीढ़ की अस्थि के ऊपरी व मध्य भागों में तथा पीठ के नीचे के भाग में होता है। जोड़ों की चोटें। जोड़ों का विस्थापन एक मुख्य चोट होती है। जोड़ों का विस्थापन संपर्क वाले खेलों में जैसे फुटबॉल, हॉकी व ऐसे खेलों में जिनमें गिरना शामिल होता है, जैसे पहाड़ी से नीचे की ओर स्कीइंग, कुश्ती, जिम्नास्टिक व वॉलीबॉल मैदान में गिरना आदि में घटित होता है।
बास्केटबॉल व फुटबॉल में प्रायः खिलाड़ियों को उंगलियों, हाथों में जोड़ों के विस्थापन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे बॉल से टकरा सकते हैं, मैदान में टकरा सकते हैं या किसी अन्य खिलाड़ी से भी टकरा सकते हैं। एक जोड़ पर शक्तिशाली प्रहार, गिरने, शक्तिशाली थ्रो करने, उठाने व हिट करने से भी जोड़ों का विस्थापन हो सकता है। वास्तव में यह अस्थियों की सतहों का विस्थापन होता है। ये विस्थापन निम्न प्रकार के होते हैं। एक, निचले जबड़े का विस्थापन। सामान्यतया यह तब हो जाता है जब थोड़ी किसी वस्तु से टकरा जाए। अधिक मुंह खोलने से भी निचले जबड़े का विस्थापन हो सकता है। 2, कंधे के जोड़ का विस्थापन। कंधे के जोड़ का विस्थापन अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से भी हो सकता है। इस चोट में ह्यूमरस का सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है। वास्तव में जब आपका कंधा विस्थापित होता है, एक मजबूत शक्ति, जैसे कि आपके कंधे पर अचानक एक प्रहार आपके कंधे की अस्थियों को बाहर की ओर खींच लेता है। कंधे के जोड़ का अत्यधिक घुमाव भी कंधे के सॉकेट से ऊपरी बाजू की अस्थि की बॉल को बाहर कर सकता है। कंधे के जोड़ का आंशिक विस्थापन भी हो सकता है जब ऊपर का बाजू आंशिक रूप से कंधे के सॉकेट से थोड़ा अंदर हो। 3, कूल्हे के जोड़ का विस्थापन। अनायास ही अधिक शक्ति लगाने से कूल्हे के जोड़ का विस्थापन हो सकता है। इस चोट में फीमर का ऊपरी सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है। 4, कलाई के जोड़ का विस्थापन। एक खिलाड़ी जो ऐसे खेलों में भाग लेता है जिसमें वह गिर सकता है, उसकी कलाई के जोड़ के विस्थापित होने का खतरा होता है। एक गलत ढंग से गणना किए हुए अवतरण के परिणामस्वरूप कलाई का जोड़ विस्थापित हो सकता है। वास्तव में कलाई को जोड़ का विस्थापन प्रायः उस एथलीट या खिलाड़ी का होता है जो अपने गिरने को रोकने के लिए हाथ का प्रयोग करता हो। यह बहुत दर्दनाक हो सकता है। कलाई के जोड़ का वास्तविक कारण गिरना हो सकता है। खेल में चोटों के कारण। 1, अपर्याप्त अनुकूलन। खिलाड़ी यदि अभ्यास सत्र के दौरान पर्याप्त अनुकूलन नहीं करता तो उसका शरीर पूरी तरह उस खेल के लिए अभ्यस्त नहीं होता, जिसके कारण खेल के दौरान चोट लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है। 2, अपर्याप्त गरमाना। परीक्षण या प्रतियोगिता से पहले शरीर को पर्याप्त रूप से गरमा लेना चाहिए, क्योंकि गरमाने के फलस्वरूप खिलाड़ी की मांसपेशियां अर्धतनाव की अवस्था में रहती है, जिससे प्रायः चोटों से बचा जा सकता है। उचित वार्मिंग अप की अनुपस्थिति में मांसपेशियां ढीली रहती है, जिसके कारण मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। 3, सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग न करना। खेल अथवा अभ्यास के दौरान सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग न करने से चोट लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। मनुष्य के कई अंग इतने कोमल होते हैं कि जरा सी असावधानी से लगी चोट बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। जैसे कि भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा की खेल के दौरान हेलमेट न पहनने के कारण लगी चोट की वजह से मृत्यु हो गई थी। 4, थकावट के बावजूद अभ्यास करना। जब कोई खिलाड़ी थकान के बावजूद अभ्यास जारी रखता है, तो ऐसे में खिलाड़ी की गतिविधियां अपेक्षाकृत कुशल नहीं रहती तथा उसकी पूर्वाभास शक्ति भी कम हो जाती है। यदि खिलाड़ी किसी स्थिति का पूर्वाभास नहीं कर पाता तो ऐसे में उसे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। 5, खेल सुविधाओं की कमी। उचित खेल सुविधाओं तथा खेल चोटों का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। खेल सुविधाओं में कमी के कारण खेल के दौरान चोट लगने की संभावना कई अधिक बढ़ जाती है।
जैसे कि यदि दौड़ के दौरान ट्रैक समतल न हो तो दौड़ते हुए खिलाड़ी गिर भी सकते हैं। इससे इनको विभिन्न प्रकार की चोटें लग सकती हैं। इसके अतिरिक्त खेल उपकरणों का अच्छी गुणवत्ता का होना भी जरूरी है। 6. खेल का गलत संचालन। किसी भी प्रतियोगिता के दौरान यदि आयोजक, अंपायर या रेफरी खेलों का संचालन नियमों के अनुरूप नहीं करते या फिर किसी एक टीम से भेदभाव करते हैं, तो ऐसे में खिलाड़ी खेल नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करते, जिसके कारण दूसरे खिलाड़ियों को चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। 7. प्रशिक्षण का अवैज्ञानिक विधि। खिलाड़ी को खेल के अनुरूप वैज्ञानिक प्रशिक्षण विधि के विषय में पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे ओवर ट्रेनिंग तथा अंडर ट्रेनिंग के विषय में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वैज्ञानिक नियमों की जानकारी के अभाव के कारण खिलाड़ी को चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। 8. पुष्टि की कमी। यदि खिलाड़ी शारीरिक क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से पुष्ट नहीं है, तो उसे खेलों अथवा प्रशिक्षण के दौरान कभी भी चोटें लगने की संभावना हर समय बनी रहती है। किसी ने सही कहा है कि खेल के मैदान में अकुशल खिलाड़ी को चोटिल होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। 9. पोषक तत्वों की कमी। भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी खिलाड़ियों को चोट लग सकती है। जैसे कि यदि खिलाड़ी भोजन में कम कैल्शियम तथा फास्फोरस युक्त आहार लेता है, तो शरीर में इनकी कमी के कारण खेल या प्रशिक्षण के दौरान गिरने या टकराने से अस्थि भंग होने की संभावना बनी रहती है। 10. प्रदर्शन का दबाव। अक्सर प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव बना रहता है। यह दबाव तब और भी बढ़ जाता है जब प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, क्योंकि ऐसे में देश का गौरव खिलाड़ी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ऐसे में यदि खिलाड़ी दबाव में आकर अपनी क्षमता के अधिक प्रयास करता है, तो चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। 11. चोट की पुनरावृत्ति। यदि कोई खिलाड़ी किसी चोट से बिना पूरी तरह उबरे दोबारा से खेलों में भाग लेना शुरू कर दे, तो ऐसे में उसी चोट की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। 12. अनुचित खेल उपकरण। कई बार अनुचित खेल उपकरणों के कारण चोट लग सकती है, जैसे कि यदि कोई धावक अपने पैरों में नाप से थोड़े बड़े जूतों के साथ दौड़ लगाता है, तो ऐसे में उसे चोट लगने की संभावना बन जाती है। खेल में चोटों से बचाव। खिलाड़ियों का जीवन बहुमूल्य होता है। खिलाड़ी को कई बार इस प्रकार की चोट लग जाती है कि वह दोबारा कभी नहीं खेल सकता। उसका खेल जीवन समाप्त हो जाता है। हालांकि बहुत सी खेल चोटों का उपचार हो सकता है, लेकिन फिर भी यह एक कटु सत्य है कि इलाज से परहेज बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए एथलीट्स या खिलाड़ी खेल चोटों के खतरों को कम या समाप्त करना चाहते हैं, विशेषकर जब वे प्रशिक्षण या खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हों। खेल चोटें एक खिलाड़ी के प्रशिक्षण के कुल समय को कम कर देती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि खिलाड़ी चोट के कारण जीवन भर खेल में भाग नहीं ले सकता। इस प्रकार खेल चोटों का खिलाड़ी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रसिद्ध खेल वैज्ञानिक यह सुझाव देते हैं, खिलाड़ी 25% तक खेल की चोटों से अपना बचाव कर सकते हैं यदि वे बचाव के उपयुक्त बिंदुओं पर ध्यान दें, विशेष रूप से जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। एक उचित वार्मिंग अप। किसी भी खेल प्रतियोगिता या खेल प्रशिक्षण आरंभ करने से पहले उचित ढंग से वार्मिंग अप करना अत्यंत आवश्यक है। इससे खेल चोटों के खतरों को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है।
क्योंकि उचित वार्मिंग अप करने के बाद हमारे शरीर की मांसपेशियां अर्धतनाव की स्थिति में आ जाती है। उचित ढंग से वार्मिंग अप करने के लिए कम से कम 10 मिनट लगते हैं। वार्मिंग अप में सबसे पहले कुछ हल्के व्यायाम जैसे धीमी गति से दौड़ना या जॉगिंग करना आदि करने चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाना चाहिए जब तक आप तेजी से न दौड़ने लगे। ट्रैक के 2 या 3 चक्कर लगाने के बाद कुछ खिंचाव वाले व्यायाम विशेष रूप से शरीर के उन अंगों के जो आपको खेल के अभ्यास में प्रयोग में लाए जाएंगे करने चाहिए। हालांकि इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आपको शरीर के सभी अंगों के व्यायाम नहीं करने चाहिए। इस प्रकार का वार्मिंग अप खेलचोटों के खतरों को कम करने में हमेशा सहायक होता है। 2 उचित अनुकूल। यह एक जाना पहचाना तथ्य है कि बहुत सी चोटें शरीर की कमजोर मांसपेशियों के कारण लग जाती हैं, जो आपके खेल में मांग की पूर्ति के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए उचित मांसपेशीय शक्ति के लिए शरीर का उचित अनुकूल आवश्यक है। भार प्रशिक्षण व परिधि प्रशिक्षण विधियां उचित अनुकूलन की महत्वपूर्ण विधियां हैं। अनुकूलन की ये विधियां नाड़ीपेशीय सामंजस्य को भी बढ़ाती है, जो कि खेलचोटों के बचाव में भी सहायक होता है। 3 संतुलित आहार। संतुलित आहार भी खेल चोटों से बचाव के लिए आवश्यक है, क्योंकि संतुलित आहार में खनिज लवणों व विटामिन जैसे कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन डी आदि के अभाव में अस्थियां कमजोर रह जाती है। कमजोर अस्थियां प्रायः खेल चोटों का कारण बन जाती है। अतः संतुलित आहार कुछ सीमा तक खेल चोटों से बचाव करने में सहायक हो सकता है। 4 खेल कौशल का उचित ज्ञान। खेलचोटों से बचाव के लिए खेल कौशलों का उचित ज्ञान या जानकारी लाभदायक होती है। एक खिलाड़ी को संबंधित खेल कौशलों को करने में कुशल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऊंची कूद लगाने वाले एथलीट को अवतरण के कौशल की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उसमें पूर्णतया कौशल होना चाहिए। यदि वह इस कौशल में प्रवीण या कुशल नहीं है, तो अवतरण करते हुए उसे चोट लग सकती है। इसलिए यदि आपको खेल कौशल की गहरी जानकारी है व उन कौशलों को करने के लिए पूर्ण रूप से कुशल हो तो कुछ सीमा तक आप चोटों से बचाव कर सकते हैं। 5 सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग। खेल चोटों में बचाव करने का यह एक आसान तथा सबसे अच्छा तरीका है। केवल इसी कारण खेलकूद के क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग आवश्यक है। ये सुरक्षात्मक उपकरण चोटों के लगने से खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी भूमिका को और अच्छा बनाने हेतु सुरक्षात्मक उपकरणों की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। 6 उचित खेल सुविधाएं। खेल सुविधाओं तथा खेल चोटों के मध्य एक प्रत्यक्ष संबंध होता है। वास्तव में खेल चोटों से बचाव किया जा सकता है यदि अच्छी गुणवत्ता वाले खले उपकरण हो तथा अभ्यास व प्रतियोगिता के लिए उचित खेल मैदान उपलब्ध हो। यदि खेल मैदान उचित ढंग से रखे जाएं तो खेल मैदानों पर लगने वाली चोटों के खतरों को कम अवश्य किया जा सकता है। यदि ऊंची कूद की अवतरण प्लेटफॉर्म के गद्दों की बनी हो तो ऊंची कूद लगाने वाले एथलीट्स को चोट लगने के खतरे कम से कम हो जाएंगे जो पॉस्परी फ्रलाप तकनीक का प्रयोग करते हैं। यदि ऐसी अवतरण पिट उपलब्ध न हो तो चोट लगने के खतरे अधिकतम हो जाएंगे। 7 पक्षपात रहित खेल संचालन। यदि खेल संचालन विशेष रूप से टीम खेलों में पक्षपात रहित हो तो चोट लगने के खतरे बहुत विरल हो जाते हैं। यदि मैच के संचालन अधिकारी या रेफरी आदि पक्षपात करने वाले हो तो खिलाड़ियों में अनुशासन नहीं रहेगा जिसके परिणामस्वरूप गलत खेल की संभावना बढ़ जाती है
और ऐसे में चोट लगने के खतरे अधिक हो सकते हैं। इसलिए पक्षपात रहित व उचित खेल संचालन कुछ सीमा तक खेल चोटों से बचाव कर सकता है। 8. प्रतिभार या अति प्रशिक्षण न करना। यदि आप नौसिखिए या नए व्यायाम के नए कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी तथा बहुत अधिक प्रशिक्षण न करना बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में प्रारंभ में ही अतिभार या अधिक प्रशिक्षण करने से खेल चोटें लग सकती हैं। यदि लंबी अवधि तक आपने प्रशिक्षण न किया हुआ हो तो जटिल शारीरिक क्रियाएं लाभ की अपेक्षा अधिक हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए हमेशा प्रशिक्षण भार को बुद्धिमत्तापूर्ण धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। 9. उचित तकनीक का प्रयोग। अपने खेल की उचित तकनीक के प्रयोग करने में अनेक खेल चोटों जैसे टेंडाइटिस व दबाव, अस्थिभंग आदि के खतरों को कम किया जा सकता है। यदि आप उचित तकनीक के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो आप प्रशिक्षित कोच से इसे सीख सकते हैं। 10. खेल नियमों का पालन करना। खेल अभ्यास या प्रतियोगिता के दौरान यदि एथलीट खेल के नियमों का उचित ढंग से पालन करता है, तो कुछ सीमा तक खेल चोटों से बचाव किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि वे खेल नियमों का उचित ढंग से पालन नहीं करते तो उन्हें चोट लगने का खतरा अधिक होता है। 11. उचित कूलिंग डाउन। नियमित खेल अभ्यास या प्रतियोगिता के बाद कूलिंग डाउन भी उतनी ही जरूरी क्रिया है जितनी कि प्रशिक्षण या प्रतियोगिता से पूर्व वार्मिंग अप की प्रक्रिया को करना। कूलिंग डाउन उचित ढंग से करना चाहिए। कम से कम 5 से 10 मिनट तक हल्की एरोबिक क्रियाएं जैसे धीमी गति से दौड़ना या जॉगिंग आदि करना चाहिए। उसके बाद खिंचाव वाले व्यायाम भी कम से कम 5 मिनट तक अवश्य करने चाहिए। वास्तव में उचित कूलिंग डाउन शरीर की मांसपेशियों में व्यर्थ के पदार्थों जैसे लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस्फेट आदि के निष्कासन में सहायता करता है। इस प्रकार उचित कूलिंग डाउन मांसपेशियों के कड़ेपन व दर्द को भी कम करता है। खेल चोटों से बचाव के लिए कुछ टिप्स। थकावट होने पर प्रशिक्षण से नहीं करना चाहिए। भारी प्रशिक्षण के काल के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स के उपभोग को बढ़ा देना चाहिए। प्रशिक्षण की मात्रा में वृद्धि करने के साथ साथ विश्राम के समय में भी वृद्धि करें। प्रशिक्षण भार को बढ़ाने से पूर्व शक्ति को बढ़ाना चाहिए।